हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों का प्रिपरेशन सही चल रहा होगा नीट का। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात अब ये है कि हमारे पास टाइम कम है और इस कम टाइम में प्रिपरेशन को हमें आगे बढ़ाना है, उसे मोमेंटम देना है। तो अभी एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग विद द डायरेक्टर सर हम लोगों ने स्टार्ट किया है, 12th क्लास को स्टार्ट किया है। और 12th को थोड़ा सा मोमेंटम और स्पीड इसलिए मेंटेन करना पड़ेगा बिकॉज राइट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 12th ऑल द चैप्टर्स ऑफ 12th हम लोगों को 11th भी कवर करना है। तो 11th कवर हम बोर्ड एग्जाम चूँकि का अभी कोई सर्टेनिटी नहीं है कि कब होगा, तो उस दौरान हम लोग 12th को पढ़ेंगे, जिसमें बोर्ड का बर्ड्स आई व्यू तो रखेंगे ही रखेंगे, ज़्यादा फोकस हम लोग डीप पे करेंगे। क्योंकि बोर्ड का प्रिपरेशन आप लोगों ने एक बार जैसा भी है किया है, वैसे तो हम लोग जूम सेशन में जब डाउट क्लियरेंस की क्लासेस चलेंगी तो उस समय और ज़्यादा आई विल कम टू नो कि व्हाट शुड बी द इम्प्रूवमेंट और क्या किस चीज़ की और भी स्कोप्स बचती है कि तैयारी और उसको मॉडिफाई कैसे करें, किसी लेक्चर को ही कैसे करें या आप तैयारी कैसे करें, ऐसी बातें हम करेंगे। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक्चुअली ये दो वर्ड से बना है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो से मतलब इलेक्ट्रॉन से होता है, जिससे मतलब यहाँ चार्ज से होता है। मैं थोड़ा सा बड़ी कहानियां नहीं कहूँगा, ये सब आप जानते हैं। और स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट। और हम जानते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि चार्ज एट रेस्ट की पढ़ाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन यहाँ ये समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एट रेस्ट, क्योंकि ये रेस्ट वर्ड जो है ये रिलेटिव वर्ड है। तो रिलेटिव क्योंकि हो सकता है कोई ऑब्जेक्ट मोशन में हो और किसी के हमारे रेस्पेक्ट में वो मोशन में हो, लेकिन किसी के रेस्पेक्ट में वो रेस्ट में भी हो सकता है। तो चार्ज एट रेस्ट का मतलब ये होता है कि ये पढ़ाई वो कर रहा है जिसके रेस्पेक्ट में वो गिवन चार्ज जो है वो रेस्ट में है। All the study is, all the things are studied by that very person according to which the given charge is at rest. तो चार्ज एट रेस्ट की पढ़ाई तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करते हैं। और चार्ज से यहाँ क्या मतलब है, तो हम लोगों ने पढ़ा चार्ज पहले ये एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। इसके डिफिनीशन में हम नहीं जाते हैं क्योंकि डिफिनीशन लिखने की अभी जरूरत नहीं है, वैसे मैं बोल देता हूँ, डिफिनीशन समझ लीजिए। इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इफेक्ट्स लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। हम लोग कह सकते हैं, अगर कोई डिफाइन करने की बात करें कि चार्ज को डिफाइन करो आप, तो ये वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसके वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जैसी चीजों को पढ़ते हैं। जनरली इसको हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। इसका सिंबल जो है स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू इसका सिंबल है, इससे इसको डिनोट करते हैं। और चार्ज पहले आया कहाँ से, तो एक कन्वेंशन है कि हम जानते हैं, कन्वेंशन से पहले हम लोग जानते हैं कि एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है। एक्चुअली ये न्यूट्रल होता है। अब न्यूट्रल कहाँ से होता है, क्योंकि सारी कहानी आपको पता है इसलिए मैं बता रहा हूँ न्यूट्रल कैसे न्यूट्रल होता है। तो अगर हम लोग फंडामेंटल एंटिटीज की बात करें एटम में, तो एटम में प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ चक्कर काट रहे होते हैं। जनरली जब एटम न्यूट्रल स्टेट में होता है तो उस समय प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम होती है, प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों सेम होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग सोडियम की बात करें, अगर हम लोग सोडियम की बात करें तो Na, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11,
अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो 2 8 and 1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड में 1 इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में होता है। ये सारी बातें हम जानते हैं। तो यहाँ बात यह आती है कि 11 अगर इसका एटॉमिक नंबर है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो 11 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 11 है ना। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 12 होते हैं। बाकी हम लोग और भी चीजें जो केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की कोई गारंटी नहीं है कि वो कितना होगा, लेकिन न्यूट्रल स्टेट में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम होती है। तो अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो भी वो यहाँ पे 11 होगा। अब एक कन्वेंशन है कि प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज। अब चार्जिंग कैसे करेंगे? तो चूंकि अगर हम सोडियम न्यूट्रल स्टेट में सोडियम की बात करें तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज होते हैं वो होते हैं चार्ज ऑन प्रोटॉन्स is plus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Coulomb is the SI unit of charge, and charge on electrons is minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. ये प्लस और माइनस एक कन्वेंशन है। कभी जैसे हम लोग जनरली जब मैथमेटिक्स पढ़ते थे बचपन में तो जैसे +5 इज ग्रेटर देन -5 बोलते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं बोलेंगे बिकॉज ये कन्वेंशन है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव है ना, हम लोग देखेंगे अभी आने वाले क्लासेस में या अभी ही देखेंगे कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के पीछे का लगना ये बताएगा कि फोर्स अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव होगा। यानी फोर्स के नेचर की बात करेंगे तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव का रोल होगा वहाँ। हम कभी ये नहीं कहेंगे कि प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से ज़्यादा होता है, बिकॉज हम जब कभी भी चार्ज की तुलना करेंगे व्हेनेवर वी विल कंपेयर चार्ज वी विल कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। सो वी विल नेवर से कि प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज से ज़्यादा होता है, ऐसी बात हम कभी नहीं करेंगे। चार्ज ऑन प्रोटॉन्स, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स जस्ट अपोजिट नेगेटिव, और न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन ये न्यूट्रल होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। तो अगर हम बात करें सोडियम में 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो सोडियम पे नेट चार्ज क्या हो जाएगा? तो नेट चार्ज ऑन सोडियम, नेट चार्ज ऑन सोडियम की अगर हम बात करें Na, तो चूंकि नेट चार्ज सोडियम सॉरी नेट चार्ज ऑन Na क्या हो जाएगा? तो 11 प्रोटॉन का चार्ज 11p प्लस 11e, क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होगा नहीं। तो 11p यानी 11 इंटू प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम प्लस 11 इंटू माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। और अगर इन दोनों को ऐड करें तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे और नेट चार्ज क्या हो जाएगा? क्योंकि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम थी। तो भैया चलो ठीक है, सोडियम को फिर चार्ज कैसे करें? तो सोडियम को चार्ज कैसे करेंगे? तो सोडियम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन होगा, हम जानते हैं। न्यूक्लियस में हम जा करके और प्रोटॉन को हटा पाना वहां से, क्योंकि अगर चार्जिंग मुझे करनी है तो एक बात मुझे दिखाई दे रही है कि या तो मैं प्रोटॉन्स की संख्या बदल दूं या इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बदल दूं तो चार्जिंग हो जाएगी। प्रोटॉन्स की संख्या, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैन नेवर बी चेंज्ड। तो प्रोटॉन की संख्या अगर हम चेंज करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। हालांकि होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन एक नाम की चीज होती है, जब हम किसी के न्यूक्लियस पर अटैक करते हैं दैट इज डिफरेंट। लेकिन अगर हम चार्जिंग की बात करें तो हम इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से हटा सकते हैं आउटर सेल से, या आउटर सेल की हम बात करेंगे, आउटर सेल से ही हम लोग इलेक्ट्रॉन को हटा सकते हैं और फिर हम लोग चार्जिंग कर सकते हैं। जैसे अगर हम सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन हटा दें, अगर हम सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन हटा दें तो Na प्लस की अगर हम बात करें, Na प्लस, तो Na प्लस का मतलब 11 प्रोटॉन तो है ही इसके पास, एक प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन हमने हटा दिया इसमें से, यानी अब हमारे पास बचा 10 इलेक्ट्रॉन। तो 11 प्रोटॉन का चार्ज अगर हम नेट चार्ज अब लिखें तो क्या आ जाएगा? नेट चार्ज विल बी, नेट चार्ज यहां हो जाएगा 11p प्लस 10e, 11p प्लस 10e को 10p प्लस 10e प्लस 1p भी लिख सकता हूं, और 10p और 10e का चार्ज कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 10 जैसे अभी 11p और 11e कैंसिल हुआ था,
तो 10p 10e कैंसिल हो जाएगा, एक प्रोटॉन का चार्ज बच जाएगा। और प्रोटॉन चूंकि पॉजिटिवली चार्ज होता है, इससे एक चीज क्लियर हो गई कि इलेक्ट्रॉन अगर हम ट्रांसफर कर देंगे अपने बॉडी से तो हम पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे, है ना। यानी अगर किसी सिस्टम से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो इट विल गेट पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज। और अगर किसी सिस्टम में इलेक्ट्रॉन कहीं से आ जाता है तो इट विल गेट नेगेटिवली चार्ज। ये भी अब क्लियर हो जाना चाहिए, इट विल गेट नेगेटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज, राइट। तो हमने देख लिया कि इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से कोई बॉडी चार्ज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की बात अगर हम करें तो इलेक्ट्रॉन्स किसी सिस्टम पे आएगा तो वो सिस्टम निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और कोई सिस्टम अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ये मैटर करता है कि द डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स के साथ हम कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते, प्रोटॉन की संख्या सेम रहेगी, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वॉन्ट चेंज। बहुत सिंपल सी बात है। अब दूसरी बात है कि हम चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज की हम बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। कुछ बेसिक बातें हम जानते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में। सबसे पहले ये स्केलर क्वांटिटी हम लोग जानते हैं। दूसरा, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, इट इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, इट इज ऑलवेज, मैं थोड़ा स्पीड बढ़ाता हूं, यहां देखिए, इट इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज का मतलब क्या है? क्वांटाइज का मतलब है कि द स्मॉलेस्ट चार्ज इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इनसे छोटा कोई पार्टिकल नहीं होता है। वैसे हम लोग पढ़ेंगे कि क्वार्क पार्टिकल्स नाम की चीज होती है, लेकिन वो आइसोलेटेड फॉर्म में कभी स्टेबल नहीं होती है, इसलिए क्वार्क पार्टिकल्स आर नॉट टेकन एज फंडामेंटल पार्टिकल्स। हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की ही बात करते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स की बात करें तो। यानी अगर हम चार्ज की बात करें तो सबसे छोटा चार्ज जो है वो एक इलेक्ट्रॉन है। अगर हम ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही हम चूंकि चार्ज क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए हम प्रोटॉन की भी बात नहीं कर सकते, हम इलेक्ट्रॉन की बात कर सकते हैं। और सबसे छोटा चार्ज जो है, स्मॉलेस्ट चार्ज इज इलेक्ट्रॉन्स। तो इट इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होगा? यानी किसी भी बॉडी पे, जैसे सपोज ये बॉडी है, तो इससे जैसे मैं 10 इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा या 10 इलेक्ट्रॉन इसे दे दूंगा, या तो मैं इसमें 20 इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा या 20 दे दूंगा, यानी इसमें जो चार्ज क्रिएट होगा Q, इट इज ऑलवेज in the integral multiple of electronic charge. This E is n is 0 1 2 3। इंटीजर बोले तो 0 की तो बात नहीं करेंगे, 1 2 3 बोलना चाहिए, बिकॉज जब 0 ही बोल दिया तो चार्ज ही नहीं है। 1 2 3 एंड सो ऑन। और E जो है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, वही 1.6 × 10⁻⁹ कूलम की बात करें। क्योंकि प्लस माइनस यहाँ लगा हुआ है, और प्लस माइनस से मतलब आप समझ रहे हो, अगर इलेक्ट्रॉन हम रिसीव करेंगे तो हम निगेटिवली चार्ज हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन हम किसी को दे देंगे, हम रिलीज कर देंगे तो हम पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे वो भी यहाँ क्लियर है। और इससे छोटा, जैसे कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने उसे 1.5 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। जैसे कोई कहता है कि Q इज इक्वल टू 1.5 E, ये रॉन्ग है। Q इज इक्वल टू 2.25 E, ये भी रॉन्ग है। कोई कहता है Q इज इक्वल टू 3/4 E माइनस 3/4 E, ये भी रॉन्ग है। हाँ, Q इज इक्वल टू 2E चलेगा,
Q इज इक्वल टू 5e, ये भी चलेगा। यानी ये E के पहले ये जो इंटिटी लगा हुआ है ये हमेशा क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। E के पहले जो कुछ भी लगा होगा वो हमेशा क्या होना चाहिए, इंटीजर हो जाना चाहिए। तो ध्यान रखना है, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। सॉरी वो the second property is additivity of charge. एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज ये कहता है कि हम लोग सीधे स्केलर एडिशन कर देंगे किसी सिस्टम में। अगर हमें चार्ज को ऐड करना है तो सिंपल स्केलर एडिशन हम लोग कर देंगे, है ना। दूसरी बात, ये सारी चीज़ें जो कि आप पढ़े हैं इसलिए मैं एक बार बर्ड्स आई व्यू दे दे रहा हूँ। चार्ज जो है वो इनवेरिएंट होता है, यू नो, रिलेटिविस्टिकली ये इनवेरिएंट होता है। मतलब चार्ज हमेशा, आप रेस्ट में रहो चाहे मूव करो, आपका चार्ज नहीं बदलेगा, मास बदलता है ना। हम लोग देखेंगे मास के साथ क्या है कि m इज इक्वल टू मूविंग मास इज इक्वल टू m0 बाई √1 माइनस v² बाई c²। ये आइंस्टीन का एक फॉर्मूला है, इसके बारे में ज़्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये आउट ऑफ सिलेबस है। बट ध्यान रखेंगे कि किसी भी बॉडी का ये जो है ना, ये मूविंग मास है, मूविंग मास है, और ये जो है आपका m0, दिस इज रेस्ट मास, ये रेस्ट मास है। v जो है वो बॉडी की स्पीड है, और c जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ बॉडी, एंड दिस इज स्पीड ऑफ लाइट। क्योंकि हम जानते हैं 3 × 10⁸ होता है वैक्यूम में, है ना। बाकी मीडियम बदलने से ये भी c बदलता है, हम लोग जानते हैं। मास के साथ तो ये फॉर्मूला चलेगा, लेकिन चार्ज के साथ ऐसी बातें हम लोग नहीं कर सकते, है ना। मास के साथ ये चलता है, चार्ज में ऐसा कुछ नहीं है। आप रेस्ट में रहो, आप मूव करते रहो, जैसे एक इलेक्ट्रॉन है, अगर वो हमारे रेस्पेक्ट में रेस्ट में है तब भी उसमें चार्ज कितना है, 1.6 × 10⁻⁻⁹ वही इलेक्ट्रॉन मेरे रेस्पेक्ट में 100 किलोमीटर पर सेकंड से चल रहा है, या 100 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, या 2 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तब भी उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 1.6 × 10⁻⁻⁹ चार्ज नहीं बदलेगा। हाँ, लेकिन अगर उसी इलेक्ट्रॉन के हम मास की बात करते और रिलेटिविस्टिक कॉन्सेप्ट को भी अगर इंट्रोड्यूस करके हम बातें कर रहे होते तो उसका मास जरूर बदलता। अगर न्यूटोनियन मैकेनिक्स की बात करें तो मास वास नहीं बदलेगा। तो इसलिए अनटिल और अनलेस जब तक मेंशन ना हो ये रिलेटिविस्टिक वर्ड, तब तक ये बात भी हम नहीं करेंगे, है ना। लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे दिए जा सकते हैं, बिकॉज अभी हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस इसके रिगार्डिंग बन सकते हैं, वो हम लोग देख सकते हैं। तो हमने देखा कि चार्ज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट होता है बट मास वेरी करता है। अब एक टर्म है, अगर हम बात करें इस पे, अगर एक क्वेश्चन की हम बात करें तो एक टर्म है स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज। अब स्पेसिफिक चार्ज क्या है, तो इट इज किसी भी बॉडी का स्पेसिफिक चार्ज जो होता है वो चार्ज पर यूनिट मास, पर यूनिट मास स्पेसिफिक चार्ज होगा। तो जाहिर सी बात है, चार्ज पर यूनिट मास का मतलब जैसे कोई बॉडी है, अगर इस पे +q चार्ज है और इसका मास m है, तो इसका स्पेसिफिक चार्ज क्या हो जाएगा, इसका स्पेसिफिक चार्ज होगा वो हो जाएगा q/m, स्पेसिफिक चार्ज हो जाएगा, तो चार्ज बाय मास। तो अगर हम इसके SI यूनिट की बात करें, SI यूनिट क्या हो जाएगा, तो चार्ज की SI यूनिट क्या थी, कूलम, तो स्पेसिफिक चार्ज की SI यूनिट क्या हो जाएगी, तो कूलम बाय मास का क्या हो जाएगा, kg, दैट इज कूलम पर kg। दिस इज द SI यूनिट ऑफ स्पेसिफिक चार्ज। यही पे एक बात कर लेते हैं, क्योंकि चलिए अब हम लोग क्योंकि नीट का प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हैं तो अब क्वेश्चंस की बात करते हैं। स्पेसिफिक चार्ज का डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो ये चार्ज है और नीचे मास है, तो चार्ज क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग डायमेंशन की बात करें
अगर हम लोग डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा, कूलम्ब को हम लोग क्या लिख सकते हैं, करंट इनटू टाइम बाय केजी को केजी ही रहने देते हैं, क्योंकि वो जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं उसमें केजी तो है ही, इसलिए इसके साथ चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन कूलम्ब नहीं था, उन सातों की बात करें तो उस सातों की लिस्ट में कूलम्ब नहीं है। तो हम जानते हैं कि चार्ज को करंट इनटू टाइम लिख सकते हैं, वेरी सिंपल फॉर्मूला आप बचपन में पढ़े होंगे। तो करंट इनटू टाइम अगर हम लोग लिख देते हैं तो करंट का डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो ए कहीं कहीं आई भी लिखते हैं लेकिन हम लोग ए लिखेंगे, इनटू टाइम का क्या हो जाएगा टी बाय केजी, केजी का क्या हो जाएगा एम। तो फाइनली हम लोग क्या लिख सकते हैं, मैं इधर लिख रहा हूँ, अब फाइनली हम लोग लिख सकते हैं m टू द पावर -1, l तो है नहीं यहाँ तो हम लोग लिख सकते हैं l टू द पावर 0 a t, ऐसा लिख सकते हैं। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए स्पेसिफिक चार्ज। अगर हमसे कोई पूछे कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ मास इन ए स्पेसिफिक चार्ज, तो डायमेंशन क्या है बेसिकली, तो डायमेंशन इज दैट वेरी पावर व्हिच इज एसोसिएटेड इन द डायमेंशनल फॉर्मूला। तो यहाँ मास में कितना पावर है, जब हम स्पेसिफिक चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं डायमेंशनली तो मास का कितना पावर यूज हो रहा है, -1। सो द डायमेंशन ऑफ मास इन स्पेसिफिक चार्ज इज -1। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ l लेंथ, दैट इज 0। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज 1 बिकॉज़ a टू द पावर 1 है यहाँ। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ टाइम, दैट इज आल्सो 1। तो ऐसे सवाल आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा ये बहुत इजी सवाल है। रिलेटिविस्टिक नहीं होता है चार्ज, अभी हमने बात की मास होता है। इस पे हम लोग एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन सोच सकते हैं, कर सकते हैं, ऐसा नीट में आ सकता है। जैसे व्हाट विल हैपन, है ना, जैसे हम बात करें, जैसे क्वेश्चन में लिख ही देता हूं, इफ स्पीड ऑफ ए बॉडी, स्पीड ऑफ ए बॉडी जो कि चार्ज है, मतलब चार्ज है इस पे, स्पीड ऑफ ए बॉडी जो कि चार्ज है इंक्रीज करता है, then what will happen to the specific charge, a specific charge। ऑप्शन है ए डजंट चेंज, ऑप्शन बी इंक्रीजेस, ऑप्शन सी डिक्रीजेस, ऑप्शन डी मे इंक्रीज और डिक्रीज, may increase or decrease। What will happen to the specific charge? तो अभी हमने देखा कि स्पीड के चेंज होने से या रेस्ट में होने से या स्पीड में आ जाने से, मतलब मूव कर जाने से चार्ज नहीं बदलता है। लेकिन क्या हम ऐसी बातें स्पेसिफिक चार्ज के साथ कर सकते हैं क्या? तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ ये हमें समझना होगा कि ये स्पेसिफिक चार्ज है क्या। तो दिस स्पेसिफिक चार्ज इज बेसिकली चार्ज बाय मास। तो अभी हमने बात की कि मास तो बदलता है ना, अगर रिलेटिविस्टिक अप्रोच की बात करें तो मास स्पीड पे डिपेंड करने लगता है। और क्या होता है, तो देखिए स्पेसिफिक, अभी हमने देखा कि मास के साथ क्या होगा, चार्ज तो चलो भैया चार्ज नहीं चेंज होगा, लेकिन अगर हम बात करें एम की तो एम के साथ क्या होगा, तो एम क्या होता है, मूविंग मास क्या हो जाएगा किसी भी बॉडी का। तो मान लो उस बॉडी का, यही वो बॉडी है, थोड़ा सा पिक्टोरियली समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए यही वो बॉडी है जिसका रेस्ट मास तो m0 है, उसका मूविंग मास m क्या हो जाएगा, m0 बाई √1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। तो चलो m0 उसका रेस्ट मास है। v जब बढ़ाओगे तो यहाँ देखना गौर करो, जब v बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा, तो ये v बाई c भी क्या होगा, v स्क्वायर बाई c स्क्वायर भी क्या होगा, बढ़ेगा। और 1 माइनस समथिंग, और जब ये वाला चीज, यहाँ ध्यान देना है, v स्क्वायर बाई c स्क्वायर वाली चीज जब बढ़ेगी तो 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर वाली चीज जो है वो घटेगी। और ये पूरा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, तो इस पूरे फ्रैक्शन को अगर गौर करें तो डिनोमिनेटर का कोई चीज अगर घटेगा तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। यानी दिस m विल इंक्रीज, यानी स्पीड बढ़ाने से हम कह सकते हैं कि व्हेन स्पीड विल इंक्रीज मास विल आल्सो इंक्रीज, मास विल आल्सो इंक्रीज। यानी रिलेटिविस्टिक अप्रोच की बात करें
और हम ये कहें कि किसी बॉडी की स्पीड बढ़ती है तो वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर बढ़ेगी, तो 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर घटेगी, और ये ओवरऑल फ्रैक्शन अगेन बढ़ेगा बिकॉज 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर का जो अंडर रूट है वो डिनोमिनेटर में है। सो स्पीड बढ़ाने से ये m बढ़ेगा, और जब m बढ़ेगा तो व्हाट विल हैपन टू द q बाई m, तो q तो वही रहेगा, स्पीड पे ये डिपेंड करेगा नहीं, लेकिन m बढ़ेगा है ना, तो ये q बाई m क्या हो जाएगा, घटेगा, यानी इट विल डिक्रीज। सो दिस इज द राइट आंसर, q बाई m विल डिक्रीज लिखेंगे। स्पीड बढ़ेगा तो मास बढ़ेगा तो q बाई m घटेगा। सो सी इज द राइट आंसर। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। तो एक प्रॉपर्टी है कि विदाउट मास चार्ज इज नॉट पॉसिबल, बट विदाउट चार्ज मास इज पॉसिबल। और सही सी बात है, क्योंकि हम अभी देखे हैं कि चार्ज, कोई बॉडी चार्ज होगा क्या, कब, तो जब उससे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो, और किसी में अगर इलेक्ट्रॉन है तो मास तो है ही है, यानी मास अगर कहीं नहीं है तो चार्ज की तो बात ही नहीं की जा सकती, चार्ज तो हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर हो सकता है कोई ऑब्जेक्ट हो, मास तो है उसमें, लेकिन प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है जो वो सेम है, तो उसमें चार्ज नहीं आएगी। सो विदाउट मास चार्ज इज नॉट पॉसिबल, बट विदाउट चार्ज मास कैन बी पॉसिबल। हम ये भी बातें करें। दूसरी बात, चार्ज फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। नेक्स्ट पॉइंट आप देख करके लिख सकते हैं, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। जैसे एक आइसोलेटेड सिस्टम है का मतलब उसको बाकी दुनिया के पार्ट से, बाकी यूनिवर्स के पार्ट से कोई मतलब नहीं है, तो उसमें कोई भी चेंजिंग आए, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में चेंजिंग आए, उसमें कैसा भी चेंजिंग आए, उस पर जो नेट चार्ज होगा वो कभी चेंज नहीं होगा। जैसे अगर उसमें नेट चार्ज 5e है तो हमेशा 5e ही रहेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इस बात को हम बेसिस बना के कैपेसिटर में देखेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज कंजर्व करके, वहाँ हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे शेयरिंग ऑफ चार्ज। तो रिमेंबर वन थिंग, आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज हमेशा कंजर्व होता है। दूसरी बात, ड्यूरिंग अ रिएक्शन द नंबर ऑफ चार्ज मे और मे नॉट बी कंजर्व्ड, बट द टोटल चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। जैसे हम लोग एक चीज पढ़ेंगे, एक रिएक्शन देखेंगे मॉडर्न फिजिक्स में, कि जो गामा रेज होते हैं वो एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, ये न्यूट्रल होते हैं, और ये पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। अब थोड़ा सा जान जाइए कि ये एंटी पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ अगर हम बात करें ये न्यूट्रल है, और इस रिएक्शन के दौरान यहाँ LHS और RHS के चार्ज की बात करें तो नेट चार्ज 0 है, क्योंकि गामा ये न्यूट्रल है तो इधर भी चार्ज 0 है, पॉजिट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो एक दूसरे को कैंसिल कर जाएगा, तो इधर भी चार्ज 0 है, इधर भी चार्ज 0 है। लेकिन अगर हम बात करें नंबर ऑफ चार्ज की, तो LHS में नंबर ऑफ चार्ज क्या है, 0 है, लेकिन RHS में नंबर ऑफ चार्ज 2 है। भले उन चार्जेस को हम ऐड किए हैं तो 0 आया है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन जब हम नंबर ऑफ चार्ज की बात करेंगे तो ये पॉजिट्रॉन भी एक चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन भी एक चार्ज है। सो द नंबर ऑफ चार्ज हियर इन द राइट साइड इज 2, but in the LHS in the left side is 0. So number of charge may or may not be conserved, but the total charge is always conserved during a reaction. So remember this thing. चार्ज के बारे में हम लोग एक चीज जान गए, स्केलर क्वांटिटी है, कूलम इसकी SI यूनिट है, स्पेसिफिक चार्ज चार्ज पर यूनिट मास होता है, चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड होता है, चार्ज इनवेरिएंट होता है, ऐसी ऐसी बातें हम जान गए। चार्ज जब होता है तो क्या क्या क्रिएट होता है ना। अब हम ऐसी ऐसी बात करेंगे कि सबसे पहली बात है कि चार्जिंग कर दिया हमने बॉडी का, कैसे किया, तो इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, बॉडी कैसा चार्ज हो गया, पॉजिटिवली चार्ज, उसी बॉडी पे चार्ज हम लोग ने दे दिया, इलेक्ट्रॉन दे दिया, बॉडी कैसा चार्ज हो गया, नेगेटिवली चार्ज, है कि नहीं। जैसे इसमें भी एक सिंपल सा सवाल कर लेते हैं, जैसे ये बॉडी है, ये कोई सिस्टम है, इस पे 10 इलेक्ट्रॉन हमने दे दिया, तो ये इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, तो 10 इलेक्ट्रॉन आया है तो इस पे -10 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम चार्ज। दूसरा कोई बॉडी है, इसने 5 इलेक्ट्रॉन दे दिया, कहीं किसी को दे दिया, तो इस पे कितना चार्ज हो जाएगा, बहुत सिंपल सी बात है, +5 इंटू 1.6
इंटू 10⁻⁻19। तो ध्यान रखेंगे ऐसे जब आप डीपीपी करना स्टार्ट करेंगे तो एक बार ही छोटा सा क्वेश्चन है, ऐसा आएगा भी नहीं नीट में, लेकिन ध्यान रखिएगा पहले स्टार्ट जब करेंगे ना तो हमेशा छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहिए, है ना, तब जाकर के मोमेंटम। ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रॉन आएगा नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। चार्जिंग होगी कैसे, है ना, मैंने बार बार हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, कोई हमसे पूछ सकता है कि कैसे जाएगा या कैसे आएगा। तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग की हम बात करेंगे, इसमें हम ज़्यादा रिसर्च नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी मैं लिख देता हूँ, ध्यान रखिएगा। मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग, फर्स्ट चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन या रबिंग कर सकते हैं हम लोग, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और रबिंग। जैसे हम लोग कॉम्ब लेते हैं और रूखे बाल में कॉम्ब को रगड़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स, अब बात करेंगे ये बचपन में आपने बहुत, जब आप बच्चे होंगे तो ये काम किया होगा, ये प्रैक्टिकल जरूर आपने किया होगा कि कॉम्ब को रूखे बाल पे रगड़ा और छोटे छोटे कागज के टुकड़े के पास जब हम उस कॉम्ब को ले जाते हैं तो वो कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट कर लेता है। अब बचपन से आप ये भी जानते हो कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में अट्रैक्शन होता है, तो बहुत लोग ये सोचता है कि कागज पे नेगेटिव चार्ज होगा, ऐसी बात नहीं है। कागज तो न्यूट्रल था लेकिन कॉम्ब ने उस कागज के टुकड़े को अट्रैक्ट कर लिया। वहां एक दूसरा मैकेनिज्म काम करता है जिसकी हम बात अभी करेंगे। ध्यान ये रखेंगे कि जब कभी भी किसी कॉम्ब को हम अपने रूखे बाल से रगड़ते हैं तो हमारे बाल से कुछ इलेक्ट्रॉन्स कॉम्ब पे चला जाता है, हमारा बाल पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है उस समय और कॉम्ब नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो यहाँ रिलेटिव मोशन करा के, फ्रिक्शन करा के चूंकि चार्जिंग हो गई दोनों की, इसलिए चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। सेकेंड, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन क्या है, तो किसी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में एक कंडक्टिंग पाथ दे करके इलेक्ट्रॉन का अगर हम ट्रांसफर करा देते हैं तो वहां भी चार्जिंग हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल, ये एक हमारा बॉडी है, ये दूसरा बॉडी है, इस पे कुछ चार्ज होगा Q1 चार्ज, इस पे कुछ चार्ज होगा Q2 चार्ज, है ना। यहां हमने क्या किया, तार जोड़ दिया, कंडक्टिंग पाथ दे दिया, तो यहां भी चार्जिंग हो जाएगी। अब किसकी चार्जिंग होगी, चार्जिंग यहां दोनों की होगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक की होगी। जैसे इस पे इलेक्ट्रॉन जाएगा तो जाहिर सी बात है यहीं से जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन अगर सपोज एक बात करें किधर से किधर इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये बात की बात है। हम ये देखेंगे अगर सपोज ये ए है और ये बी है और ए से बी की तरफ इलेक्ट्रॉन गया, सपोज एक एग्जांपल ले रहे हैं, क्योंकि किधर से किधर इलेक्ट्रॉन जाएगा अभी मैंने बात किया, मैं रिपीट करता हूं, इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में किधर से किधर जाएगा ये हम लोग देखेंगे। हम बचपन में आप लोग पढ़े होंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस से इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो करता है। तो ध्यान ये रखिएगा, इलेक्ट्रॉन हमेशा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाता है। यानी सबसे पहले दो ऑब्जेक्ट को जब हम लोग तार से कनेक्ट करेंगे तो सबसे पहले दोनों का पोटेंशियल देखते हैं हम लोग, जो कि बाद में पढ़ना है। हम लोग देखेंगे किसका पोटेंशियल ज्यादा है किसका कम है। सपोज ए का कम है और बी का पोटेंशियल ज्यादा है, तो कम से ज्यादा की तरफ पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन जब ऐसे जाएगा तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे अगर इस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बात करें तो, लेकिन ओवरऑल क्या होगा, वो पुराना पहले इस पे कितना चार्ज है इसको भी देखना पड़ेगा। तो ऐसे कंडक्टिंग पाथ दे करके जो चार्जिंग हो रहा है दैट इज चार्जिंग बाय कंडक्शन, हम लोग देखेंगे। दिस इज Q1 एंड दिस इज, ध्यान रखिएगा। तो थर्ड मेथड इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन क्या है, तो देखिए फ्रिक्शन में रिलेटिव मोशन करना पड़ा, कंडक्शन में एक कंडक्टिंग पाथ देना पड़ा, यहाँ इसमें भी रगड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना। यहाँ पे हम लोगों ने सिंपल एक कंडक्टिंग पाथ दे दिया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर गया। इंडक्शन में क्या होगा, तो इंडक्शन का मतलब है कि बिना किसी फिजिकल कॉन्टैक्ट के, विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट, अगर हम किसी दूसरे सामने के सिस्टम में चार्ज को इंड्यूस कर देते हैं तो दैट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसको हम लोग एक एग्जांपल से, फिगर से समझ सकते हैं। चार्जिंग बाय
चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या है? जैसे सपोज अभी हमने बात की थी ना कि कॉम से हमने बारूद को पूरा कर लिया, तो कॉम पे नेगेटिवली चार्ज आ गया। जैसे मान लो ये एक स्टैंड है और इसमें ये मेटल का स्टैंड है और यहाँ ये इंसुलेटेड है, ये मेटल का स्टैंड, ये मेटल का है, जैसे कॉपर का है ना, और इसको इंसुलेट कर दिया। अभी ये न्यूट्रल है सपोज, ये अभी इसमें कोई चार्ज नहीं है, और इसके सामने उसी कॉम को हमने ला दिया। वो जो कॉम था ना हमारे पास, उसको हमने ऐसे ला करके रख दिया। कॉम को जब हमने रगड़ा था तो कॉम पे कैसा चार्ज आया था बाल से, तो बाल से सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए थे कॉम पे, तो कॉम पे नेगेटिव चार्ज था, यानी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स थे। नेगेटिव चार्ज होने की वजह से, जैसे देखिए अब हम जानते हैं मेटल के बारे में थोड़ा सा जान जाइए। हालांकि इलेक्ट्रोस्टैटिक सब कंडक्टर एक छोटा सा टॉपिक है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं पहले ही बता दे रहा हूँ 2-4 बातें कंडक्टर्स के बारे में, मेटल्स के बारे में। ये जो मेटल्स होते हैं ना, अभी ये जैसे न्यूट्रल है, मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जिसपे किसी न्यूक्लियस का कोई कमांड नहीं है। जैसे जनरली हम जानते हैं कि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके रखता है, लेकिन मूविंग इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अंदर में, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसमें किसी भी न्यूक्लियस का जो है डोमिनेंस नहीं होता है, वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं पूरे लैटिस के अंदर। तो इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो तो मूव कर सकते हैं। तो हम लोग एक बात जानते हैं कि सेम चार्जेस रिपेल, इस इलेक्ट्रॉन को देखते ही अंदर के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, वो रिपेल यानी रिपल्सन से सारे के सारे, क्योंकि ये सामने है तो सारे के सारे किधर रिपेल कर जाएंगे, इधर की तरफ, यानी इधर राइट साइड लेफ्ट साइड में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे, इधर सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो अगर ओवरऑल बात की मेटल की बात करें तो ओवरऑल ये न्यूट्रल ही है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके कहीं चला गया, ऐसा नहीं है कि किसी ने इलेक्ट्रॉन को खींच लिया। इसलिए इस पूरे बल्क की बात करें मेटल की तो ये ओवरऑल न्यूट्रल है। लेकिन अगर इसके किसी पोर्शन की बात करें, जैसे इस पोर्शन की बात करें, तो इस पोर्शन से सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल के किधर चले आए, इधर। तो इधर का जो सिस्टम है ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, इधर का जो पार्ट है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और इधर का जो पार्ट है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा इस पार्ट में इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में हो गए और इस पार्ट में इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी हो गई। तो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा ये रीजन, और ये रीजन नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ चार्जिंग हुई, ओवरऑल तो नहीं हुई, लेकिन एक पोर्शन की हो गई, एक पोर्शन की चार्जिंग, और इसी को हम क्या करते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इस कॉम से कोई फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत मेटल को नहीं पड़ी, ना ही हमने रगड़ा और ना ही हमने कंडक्टिंग पार दिया। तो सच मेथड इज कॉल्ड मेथड चार्जिंग बाय इंडक्शन। और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जिसका मैं नाम लिख देता हूं। चार्जिंग बाय थर्मोआयनिक इमिशन, थर्मोआयनिक इमिशन। तो फिफ्थ वन इज चार्जिंग बाय फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। एक और मैं लिख देता हूं, ये सब बस जान जाने की जरूरत है, नाम जान जाना है, इस पर रिसर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। चार्जिंग बाय फील्ड इमिशन, इसके बारे में, इस तीनों के बारे में मैं जल्दी जल्दी बता देता हूं। चार्जिंग बाय थर्मोआयनिक इमिशन। थर्मोआयनिक इमिशन का मतलब है कि किसी मेटल को बहुत ज्यादा गर्म कर देंगे, तो जाहिर सी बात है जब हम गर्म कर रहे हैं तो एनर्जी दे रहे हैं, थर्मल एनर्जी उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करते करते में पता चला किसी इलेक्ट्रॉन को उतनी एनर्जी मिल गई जितने में वो वहां से निकल जाए, लैटिस को छोड़ दे, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन निकल गया तो चार्जिंग हो गई, तो थर्मोआयनिक इमिशन में आ जाएगा। चार्जिंग बाय फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन का मतलब हम लोग पढ़ेंगे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट मॉडर्न फिजिक्स में, कि एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी का फोटोन अगर किसी मेटल को स्ट्राइक करे और उसकी फ्रीक्वेंसी उस मटेरियल के, उस मेटल के थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो तो उससे इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, और उससे जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो जाहिर सी बात है कहीं से इलेक्ट्रॉन निकल गया, जब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बॉडी की चार्जिंग हो गई। तो फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन में विद द हेल्प ऑफ फोटोन्स हम इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं। उसी तरीके से फील्ड इमिशन हम लोग देखेंगे, जैसे किसी मेटल को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पढ़ेंगे अभी जस्ट आगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाने से चार्ज पे फोर्स लगता है। तो पता चला किसी मेटल को हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया और उस मेटल में तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगा, और वो फोर्स इतना लगा कि वो इलेक्ट्रॉन मटेरियल को ही छोड़ दिया, मटेरियल के बाहर निकल गया फोर्स लगने की वजह से। तो इलेक्ट्रॉन जब निकल गया तो हमारा बॉडी तो चार्ज हो गया। तो ऐसे चार्जिंग को हम लोग फील्ड इमिशन कहेंगे। तो ध्यान रखना है ये 6 मेथड्स हैं, जिसमें से चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, वो 3 पुराने थे और ये 3 और भी बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, लेकिन सबको जानने की जरूरत उतनी नहीं है, ध्यान रखिए। अब आता है कि हम लोग अभी बात किया था हम लोगों ने कि चार्ज क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग इस टॉपिक। तो हम लोग एक्चुअली में चार्ज आ जाने से कैसे कैसे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट होगा उस चार्ज की वजह से, वो हम लोग पढ़ने के रास्ते हैं। अब क्या क्या होगा आगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले अब बात करेंगे हम लोग कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ क्या है? तो ये कूलम्ब्स लॉ एक लॉ है, और हम जानते हैं कि लॉ को कभी प्रूफ करने की बात नहीं होती है, लॉ को केवल वेरीफाई किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि ये कूलम्ब्स लॉ ये कहता था कि अगर दो चार्ज, पॉइंट चार्ज Q1 और Q2 पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज का मतलब इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो इनके, जैसे ये दो चार्ज है, मान लो ये एक चार्ज है और ये एक चार्ज है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज फार फार ग्रेटर देन द साइज ऑफ द चार्ज, देन चार्जेस आर सेड टू बी पॉइंट चार्ज। जैसे दो चार्ज जरूरी नहीं है कि पॉइंट की ही तरह हो, जैसे ये दोनों चौक ये पॉइंट की तरह देखने में नहीं है, लेकिन अगर इसको एक चौक को मैं यहाँ और एक चौक को यहाँ रख दूँ तो इन दोनों के बीच की दूरी इनके शेप एंड साइज से काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो इस केस में ये दोनों पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट किए जाएंगे। लेकिन इन्हीं दोनों चौक को अगर मैं बहुत नज़दीक ला के रख दूँ तो फिर ये दोनों पॉइंट चार्ज की तरह, जैसे इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा अगर मेरे से कोई पूछ दिया, तो फिर हम कूलम्ब्स लॉ लगा करके अगर डायरेक्ट निकालते हैं तो गलत हो जाएगा, बिकॉज ये पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट नहीं किए जाएंगे। कारण क्योंकि अब इन दोनों के बीच की दूरी इनके शेप एंड साइज से, इनके जो डायमेंशन है उससे ज़्यादा उसके कंपेयर में है ना। तो ध्यान ये रखना है, जैसे दो कोई भी कैसा भी बॉडी हो, लेकिन एक आनंद में हो और एक अहमदाबाद में हो, तो ये दोनों पॉइंट चार्ज, कैसा भी बॉडी हो, देखने में कैसा भी हो, जैसे एक पत्थर अजीबोगरीब बड़ा सा ये नॉलेज कैंपस में रखा हुआ हो और दूसरा पत्थर जो हो वो आईआईटी बॉम्बे में रखा हुआ हो, तो बॉम्बे और आनंद के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा है, तो दोनों पॉइंट चार्ज हो जाएंगे। तो कूलम्ब लॉ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, सबसे पहली बात। और वो ये कहता था कि ये दोनों एक दूसरे पे एक फोर्स लगाते हैं, और फोर्स जो होता है एक दूसरे पे का मतलब Q1 Q2 पे लगाता है, Q2 Q1 पे लगाता है। वो फोर्स किधर लगाता है उसकी बात करेंगे, लेकिन वो जो फोर्स था उसका मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें, उस फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात करें तो इट वाज हाउ टू बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम लोग, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। तो Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, यहाँ मॉड भी हम लोग लगा दें तो अच्छी बात रहेगी। मॉड Q1 यानी पॉजिटिव, यानी इस पूरे चूंकि फोर्स का मैग्नीट्यूड हम निकाल रहे हैं तो R का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऑलवेज पॉजिटिव, और Q1 और Q2 पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, इसलिए मैंने Q1 में भी मॉड लगा दिया और Q2 में भी मॉड लगा दिया। यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है दिस इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फोर्स का मैग्नीट्यूड, ये लॉ मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, आप पढ़े होंगे अभी, फोर्स का मैग्नीट्यूड। अब यहां से एक चीज क्लियर हो सकता है, अब यहां से एक क्वेश्चन नीट में आपसे पूछा जा सकता है कि इस एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या होगा या यूनिट क्या होगा, है ना। तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है हमारा, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड, तो इधर फोर्स है और इधर क्या है, यूनिट फोर्स होना चाहिए। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन। अगर हम लोग बैलेंस करें यूनिट वाइज, न्यूटन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का, अब 1/4 पाई का कुछ होगा नहीं, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये एप्सिलॉन नॉट की यूनिट है ना। या एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में 1/4 पाई की होगी नहीं, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट में मान लेता हूँ कुछ भी x या u लिख देता हूँ उसको, सिंपल u। Q1 की यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम्ब। Q2 की यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम्ब बाई R स्क्वायर, डिस्टेंस के स्क्वायर की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर का स्क्वायर। ऐसा यूनिट की हम बात कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा, कूलम्ब के स्क्वायर के नीचे आ जाएगा, तो यूनिट क्या हो जाएगा, तो न्यूटन नीचे आएगा, तो कूलम्ब का स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर का स्क्वायर। तो दिस इज द यूनिट ऑफ व्हाट, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट यानी फ्री स्पेस। तो ये एप्सिलॉन नॉट की यूनिट है, ध्यान रखेंगे किसकी यूनिट है, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट है। U फॉर यूनिट, नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, रिमेंबर दिस थिंग। अब जब यूनिट निकल गया तो हम लोग सरल से डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। तो इसका डायमेंशन आप लोग कैलकुलेट करना है ना।
अब फोर्स का तो मैग्नीट्यूड हमने देख लिया, कूलम ने यही कहा था कि फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल और चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। 1/4πε0 जो होगा में ε0 परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होगा। अब बात करते हैं कि ये फोर्स, सबसे पहली बात है वो फोर्स का प्रॉपर्टी अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले ये सेंट्रल फोर्स है। कैसा फोर्स है? सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का मतलब उसका जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होगा Q1 के सेंटर से Q2 के सेंटर की तरफ लगेगा। दूसरा, वो फोर्स कंजर्वेटिव होगा, कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 11th में आपने पढ़ा होगा वर्क एनर्जी पावर में कंजर्वेटिव फोर्सेस। थोड़ा सा मैं बोल देता हूँ, ध्यान रखिएगा, जिनको पता है वो उनके लिए रिवीजन का काम करेगा कि कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्स कहलाते हैं जिनका वर्क डन जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है ना। तो कूलम्ब्स फोर्स, ये जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्ब्स लॉ वाला, उसका पहला प्रॉपर्टी है कि वो सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स का मतलब एक बॉडी के सेंटर से दूसरे बॉडी के सेंटर की तरफ एक्ट करेगा। दूसरा प्रॉपर्टी है उसका वो कंजर्वेटिव होगा। तीसरा प्रॉपर्टी है कि वो एक्शन रिएक्शन पेयर बनाएगा, एक्शन रिएक्शन पेयर बनाएगा। का मतलब अगर Q1 पे Q2 की वजह से फोर्स एक्शन है तो Q2 पे Q1 की वजह से फोर्स जो होगा वो रिएक्शन होगा। फिर हम लोग बात करते हैं, जानते ही हैं, चौथी की बात करें तो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव होगा, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव होगा। अब अट्रैक्टिव कब होगा, रिपल्सिव कब होगा, हम लोग जानते हैं क्या? तो अगर दोनों चार्ज सेम चार्जेस रिपेल एंड अनसेम चार्जेस अट्रैक्ट। और इसी से हम लोग यहाँ डायरेक्शन की भी बात कर सकते हैं। कैसे बात करेंगे? जैसे सपोज ये Q1 और Q2, जैसे ये Q1 पॉजिटिव चार्ज होता और ये Q2 नेगेटिव चार्ज होता सपोज, तो ये अनसेम चार्ज हो गए, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो दोनों में क्या होता है? अट्रैक्शन। दोनों में क्या होता है? अट्रैक्शन का मतलब Q1 पे किधर फोर्स लगता है? Q2 की तरफ, और Q2 पे फोर्स किधर लगता है? Q1 की तरफ। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, यानी दिस इज F ऑन 1 ड्यू टू 2 एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, यानी दिस इज F ड्यू टू 2 ऑन 2 ड्यू टू 1। रिमेंबर वन थिंग, इन दोनों फोर्स का चूंकि एक्शन रिएक्शन है, एक्शन रिएक्शन पेयर बनाएंगे तो मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें इधर, यानी F12 का जो मैग्नीट्यूड होगा और F21 का जो मैग्नीट्यूड होगा ये दोनों हमेशा सेम होंगे। मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एक्शन रिएक्शन बना रहे हैं। डायरेक्शन हमें हमेशा क्या होगा? अपोजिट होगा। और एक्शन रिएक्शन चूंकि है ये, इसलिए डिफरेंट बॉडीज पे लगेंगे। का मतलब अगर Q1 पे ये जो फोर्स है वेक्टर की जो मैं दिखा रहा हूं वो एक्शन है अगर, तो Q2 पे वही फोर्स दूसरा रिएक्शन हो जाएगा। दूसरी बात, फोर्स का साइन किधर होगा? तो अगर दोनों चार्ज का साइन हमें पता हो तो फोर्स का भी साइन हम लोग निकाल सकते हैं। हम जानते हैं कि सेम चार्ज रहा तो क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन, रिपल्सन, और अनसेम चार्ज रहा तो अट्रैक्शन। जैसे एक एग्जांपल से स्टेप वाइज मैनर में इन सारी बातों को हम समझ सकते हैं। फिर हम लोग वेक्टर फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ को लिखेंगे। जैसे देखिए, ये बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल चीज है, आप बचपन में पढ़ोगे बट मैं रिवाइज करा रहा हूँ आप लोगों को कि बेसिक चीजों में दिक्कत ना हो। जैसे देखिए, वही दोनों चार्ज है Q1 Q2, केवल मैं साइन बार बार बदल रहा हूं। जैसे Q1 Q2 ये दोनों पॉजिटिव, दोनों के बीच का डिस्टेंस R। Q1 Q2, एक बार ये पॉजिटिव ये निगेटिव, अगेन दोनों के बीच का डिस्टेंस R। Q1 Q2, इस बार ये निगेटिव ये पॉजिटिव, दोनों के बीच का डिस्टेंस R। Q1 Q2, इस बार ये दोनों निगेटिव, अगेन दोनों के बीच का डिस्टेंस R। तो अगर Q1 माइनस Q1 केवल साइन चेंज हो रहा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। इधर भी Q2 माइनस Q2 माइनस Q2, यानी दोनों चार्ज का केवल साइन बदल रहा है बट डिस्टेंस नहीं बदल रहा है। तो रिमेंबर वन थिंग, इन चारों केसेस में जो इन दोनों के जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो चेंज नहीं होगा। जैसे मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, क्या चेंज होगा? तो डायरेक्शन चेंज होगा। कैसे पता करेंगे? तो ये दोनों कैसे चार्ज हैं? पॉजिटिव चार्ज। हमने अभी पढ़ा पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे? पॉजिटिव सेम चार्ज रिपेल। रिपेल का मतलब Q2 Q1 पे किधर फोर्स लगाएगा? इधर की तरफ रिपेल करेगा। Q1 Q2 पे किधर की तरफ फोर्स लगाएगा? इधर की तरफ रिपेल करेगा। तो इधर एरो वाइज अगर देखें तो दिस इज F ऑन 1 ड्यू टू 2 इन वेक्टर फॉर्म, दिस इज F ऑन
2 ड्यू टू 1 इन वेक्टर फॉर्म। यहाँ देखिए Q1 Q2 ये पॉजिटिव ये नेगेटिव दोनों में क्या होगा अट्रैक्शन, तो Q1 पे किधर फोर्स लगेगा Q2 की तरफ और Q2 पे किधर फोर्स लगेगा Q1 की तरफ। इसको हम लिखेंगे F on 1 due to 2 in vector form, this is F on 2 due to 1 in vector form। उसी तरीके से ये नेगेटिव ये पॉजिटिव दोनों में क्या होगा अगेन अट्रैक्शन, Q1 पे किधर फोर्स लगेगा इधर की तरफ, this is F on 1 due to 2 in vector form, this is F on 2 due to 1 in vector form। अगेन ये नेगेटिव फिर से सेम चार्ज क्या होगा रिपल्सन, तो Q1 पे किधर की तरफ फोर्स लगेगा इधर की तरफ, F on 1 due to 2 in vector form, इस पे किधर की तरफ फोर्स लगेगा इधर F on 2 due to 1 in vector form। और इन चारों केसेस में F on 1 due to 2 का मैग्नीट्यूड कहो तब, चाहे F on 2 due to 1 का मैग्नीट्यूड कहो तब, ये सब ये जितने भी फोर्सेज 1 2 3 4 5 6 7 8 ये जो 8 पेयर फोर्स मैं दिखाया हूं दो अलग अलग चार्जेस पे, उसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, यहाँ Q1 का मॉड और यहाँ Q2 का मॉड। यानी फोर्स के मैग्नीट्यूड को जब निकालने की बात होगी ना तो कोई साइन वाइन नहीं रखेंगे। जैसे एग्जांपल की बात करें, यहाँ 5 कूलम है और यहाँ -5 कूलम है, या यहाँ 5 कूलम है यहाँ -10 कूलम है, तब भी मैग्नीट्यूड निकालने वक्त यहाँ भी 5 लिखेंगे और यहाँ भी यहाँ 10 लिखेंगे, -10 नहीं लिखेंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो ध्यान ये रखना है फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालते वक्त चार्ज को, यानी हम नट सेल में बात करें फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालते वक्त चार्ज को हमेशा पॉजिटिव लेंगे। डिस्टेंस तो पॉजिटिव होगा ही होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी पॉजिटिव होगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये जो है इसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं SI यूनिट में इकट्ठे। एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो 8.85 into 10 to the power -12 in SI यूनिट होती है। अब SI यूनिट की बात हम लोग कैसे निकालेंगे, तो कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर और न्यूटन मीटर स्क्वायर है ना। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की अगर बात करें तो कहीं कहीं इसको K से डिनोट करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को इकट्ठे K से डिनोट करते हैं, और SI सिस्टम में इसका वैल्यू होता है 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर। ऑलराइट।